Good afternoon. This is Supriya. I hope you all are good. Today, in this video, we will read chapter 4th, Website Sevaएं. Its PDF you will get my Telegram and the link you will get my description. So let's start today's chapter. आपका 4th चैप्टर क्या है? वेबसाइट सेवाएं, जिसमें हम सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे आपकी सेवाएं, आपकी जो सर्विसेज हैं वो क्या होती हैं. सेवाओं का मतलब क्या होता है? सबसे पहले देखते हैं हम सेवाओं की प्रकृति अथवा उनकी विशेषताएं. सेवाएं कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है आपकी अदृश्य तथा अमूर्त सेवाएं. अदृश्य तथा अमूर्त का मतलब क्या होता है? सेवाएं अदृश्य तथा अमूर्त होती हैं. इसका अर्थ है कि सेवाएं को ना तो देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है. सेवाओं को केवल महसूस किया जा सकता है. आपकी जो सर्विसेज होती हैं वो कैसी होती हैं? अमूर्त होती हैं. उनको ना ही तो हम देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं. उनको क्या है? केवल हम महसूस कर सकते हैं. इसलिए बोला गया अदृश्य तथा अमूर्त. नेक्स्ट आपका आता है एक रूपता का ना होना. इनमें क्या है? एक रूपता नहीं पाई जाती है. कैसे? सेवाओं की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि सेवाओं में एक रूपता नहीं पाई जाती है. सभी उपभोक्ताओं की ज़रूरतें तथा अपेक्षाएं अलग अलग होती हैं. क्या होता है? जो भी आपकी जो कस्टमर्स होते हैं उनकी जो नीड्स होती हैं, उनकी जो अपेक्षाएं होती हैं वो क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं. इसीलिए सेवाओं में क्या है? एक रूपता नहीं पाई जाती है. नेक्स्ट आपका आता है उत्पादन तथा उपभोग की क्रिया एक साथ समापन. उत्पादन तथा उपभोग की क्रिया का एक साथ समापन मतलब क्या है? सेवाओं की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि सेवाओं का उत्पादन तथा उपभोग की क्रिया दोनों एक साथ समाप्त होती हैं. सेवाओं का क्या है? सेवाओं का उत्पादन और उपभोग दोनों की क्रिया है क्या है? आपकी जो है वो एक साथ ही क्या होती है? समाप्त होती हैं. नेक्स्ट आपका आता है भंडारण संभव नहीं. भंडारण संभव नहीं मतलब सेवाओं का कोई निश्चित आकार नहीं होता है. सेवाओं का क्या है? कोई भी निश्चित आकार नहीं होता है तथा इन्हें देखा नहीं जा सकता. इसलिए इनका क्या है? हम भंडारण भी नहीं कर सकते. इनको हम स्टॉक में भी नहीं रख सकते हैं. सेवाओं की प्राप्ति उपभोक्ता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाती है. इसलिए भंडारण इनका क्या है? संभव नहीं होता है. नेक्स्ट आपका आता है सहायता तथा भागीदारी जरूरी. सेवा प्रदान करते समय उत्पादक तथा उपभोक्ता दोनों की भागीदारी क्या है? ज़रूरी होती है, क्योंकि सेवाओं की प्राप्ति उपभोक्ता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाती है. अब हम देखते हैं सेवा तथा वस्तुओं में अंतर. सेवा तथा वस्तुओं में क्या अंतर पाया जाता है आपका? वस्तुओं का उत्पादन होता है जबकि सेवाओं का क्या है? प्रदान किया जाता है. फर्स्ट आपका क्या है? वस्तुओं का आकार होता है तथा वस्तुएं दृश्य होती हैं, जबकि सेवाओं का ना तो कोई आकार होता है और ना ही उनको छुआ जा सकता है ना ही उनको देखा जा सकता है. केवल उनको क्या किया जा सकता है? महसूस किया जा सकता है. सेकेंड आपका क्या है? वस्तुओं में स्वामित्व का हस्तांतरण संभव है, जबकि सेवाओं वस्तुओं में स्वामित्व का हस्तांतरण संभव नहीं है. क्या है? आपका जो वस्तुएं होती हैं उसमें स्वामित्व का हस्तांतरण संभव होता है, जबकि सेवाएं जो होती हैं उनमें स्वामित्व का हस्तांतरण क्या है? संभव नहीं होता है. इसका अर्थ है कि वस्तुओं को स्वामी के बजाय किसी और को भी दिया जा सकता है, लेकिन सेवाओं के उपभोग के लिए उपभोक्ता का प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहना आवश्यक है. हम सिर्फ उस उपभोक्ता को ही सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट आप उस उपभोक्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को भी दे सकते हैं. नेक्स्ट आपका क्या है? वस्तुओं का भंडारण संभव नहीं, परंतु वस्तुओं का भंडारण क्या है? संभव है, परंतु सेवाओं का भंडारण संभव नहीं है. आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं आप उनको स्टॉक में रख सकते हैं, पर आपकी जो सर्विसेज आप उनको तो स्टॉक में नहीं रख सकते ना. अब हम देखते हैं सेवाओं के प्रकार. सेवाओं के प्रकार में सबसे पहले आपका क्या आता है? सेवाओं के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं. पहला क्या है आपका? व्यावसायिक सेवाएं. व्यावसायिक सेवाएं क्या होती हैं? व्यावसायिक सेवाएं वो सेवाएं होती हैं जिन्हें व्यावसायिक उद्यम या व्यावसायिक संगठन अपने व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयोग करते हैं. व्यावसायिक सेवाएं कौन सी होती हैं? व्यावसायिक सेवाएं वो सेवाएं होती हैं जिन्हें एक उद्यम या फिर व्यावसायिक संगठन अपने व्यावसायिक के जो उद्देश्य होते हैं, उनके जो एम होते हैं, उनके प्रयोग के लिए क्या करते हैं? यूज़ करते हैं. उन्हें हम कहते हैं व्यावसायिक सेवाएं. ठीक है. नेक्स्ट आपका आता है दूसरे शब्दों में व्यावसायिक सेवाएं वो सेवाएं होती हैं जिन्हें व्यावसायिक उद्यम अपने कार्य संचालन में प्रयोग करती हैं, जैसे बीमा, बैंकिंग, परिवहन. ये सब क्या है? आपकी सर्विसेज हैं. ठीक है. तो ये क्या करता है? व्यवसाय जो है अपनी सेवाओं के लिए यूज़ करते हैं, तो उसे हम कहते हैं व्यावसायिक सेवाएं. अब आपका नेक्स्ट सेवाएं कौन सी आती है? नेक्स्ट सेवाएं होती हैं सामाजिक सेवाएं. सामाजिक सेवाएं क्या होती हैं? सामाजिक सेवाएं वे सेवाएं होती हैं जो सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपनी इच्छा से प्रदान की जाती हैं. क्या होती हैं? जो सामाजिक सेवाएं वो होती हैं जो कि समाज की जो उद्देश्य होते हैं, आपके समाज के प्रति कुछ उद्देश्य होते हैं, उनके पूर्ति के लिए आप अपनी इच्छा से प्रदान करते हैं, उन्हें हम कहते हैं सामाजिक सेवाएं. जैसे सरकारी एजेंसियों के द्वारा स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं प्रदान करना. सामाजिक सेवाएं मुख्य रूप से निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रदान की जाती है, जैसे कि गवर्नमेंट के थ्रू आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, गवर्नमेंट एजुकेशंस हो गई, तो ये क्या सरकार के द्वारा अपनी इच्छा से प्रदान की जा रही है, तो ये आपकी क्या हो गई? सामाजिक सेवाएं हो गई.
अब निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रदान की जाती है। इनके कौन से निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं? फर्स्ट आपका आता है समाज के कमज़ोर वर्ग के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए। आपके कुछ समाज के जो कमज़ोर वर्ग हैं उनको ऊंचा उठाने के लिए की जाती है। सेकंड है गरीब बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए। थर्ड है आपका कच्ची बस्तियों में स्वास्थ्य एवं सफाई की व्यवस्था करने के लिए। तो इनके कुछ उद्देश्य होते हैं जिनके प्रति सामाजिक सेवाएं की जाती हैं। अब नेक्स्ट आपकी कौन सी है? नेक्स्ट एंड लास्ट आपकी सेवा है व्यक्तिगत सेवाएं। व्यक्तिगत सेवाएं कौन सी होती हैं? व्यक्तिगत सेवाएं वे सेवाएं होती हैं जो आमतौर पर ग्राहकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार अलग अलग तरीकों से व्यक्तिगत रूप से प्रदान की जाती हैं। जैसे पर्यटन, मनोरंजन सेवाएं, होटल आदि क्या है? व्यक्तिगत सेवाएं होती हैं। अब हम देखते हैं आपकी व्यावसायिक सेवाएं। व्यावसायिक सेवाएं कौन सी होती हैं? जो हमने ऊपर पढ़ी। व्यावसायिक सेवाएं वे सेवाएं होती हैं जिन्हें व्यावसायिक उद्यम अपने कार्य संचालन में प्रयोग करते हैं, उन्हें हम कहते हैं व्यावसायिक सेवाएं। जैसे आपका बीमा, परिवहन, ये सब आदि आपके क्या है? व्यावसायिक सेवाएं। अब आपकी व्यावसायिक सेवाओं के कुछ प्रकार हैं जिसमें आपका क्या क्या आता है? फर्स्ट आता है आपका बैंकिंग। बैंकिंग क्या है? बैंकिंग व्यावसायिक सेवाओं का एक प्रकार है जो बैंकों और बैंकिंग कंपनियों द्वारा जनता को प्रदान की जाती है। बैंकिंग कंपनी वह कंपनी है जो बैंकिंग का व्यापार करती है। ये ऋण देती है, जमा स्वीकार करती है, बैंक जमा के रूप में धन स्वीकार करती है और ऋण देती है जिन्हें मांगने पर लौटाना होता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? बैंकिंग सेवाएं कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? बीमा सेवाएं। बीमा सेवाएं क्या होती हैं? मनुष्य का जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मनुष्य का जो जीवन होता है वह क्या है? अनिश्चितताओं से भरा होता है। तो आपको नहीं पता कि आपकी लाइफ में कभी भी कुछ भी हो जाएगा, ठीक है। बीमा इन्हीं अनिश्चितताओं से होने वाले जो जोखिम होते हैं उनकी हानियों को क्या करता है? कम करता है। बीमा एक क्या है? समझौता है जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष को एक निश्चित प्रतिफल के बदले एक निर्धारित राशि देता है ताकि दुर्घटना से हुई बीमाकृत वस्तु की हानि की भरपाई की जा सके। यह समझौता लिखित रूप में किया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? पॉलिसी कहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है संप्रेषण सेवाएं। संप्रेषण सेवाएं कौन सी होती है? संप्रेषण सेवाएं वह सेवाएं होती हैं जो व्यावसायिक कंपनियों को दूसरे देशों, जैसे कि क्या है? दूसरे देशों में आपका क्या है? नेक्स्ट आपकी आती हैं संप्रेषण सेवाएं। संप्रेषण सेवाएं क्या होती हैं? संप्रेषण सेवाएं वो सेवाएं होती हैं जो व्यावसायिक कंपनियों को दूसरे देशों, कंपनी, लोगों तथा अन्य संपर्क, कांटेक्ट करने में सहायता करती हैं। क्या करती हैं? जो संप्रेषण सेवाएं वो सेवाएं होती हैं जो कि आपकी व्यावसायिक कंपनियां होती हैं उनको दूसरे देशों की जो कंपनियां होती हैं, दूसरे देशों के जो लोग होते हैं उनसे क्या करती हैं? कांटेक्ट करने में संपर्क करती हैं। उन्हें हम कहते हैं संप्रेषण सेवाएं। संप्रेषण सेवाएं सूचना संबंधित बाधा को भी क्या करती है? दूर करती है। नेक्स्ट आपका आता है परिवहन। परिवहन क्या होता है? परिवहन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार की व्यावसायिक सेवा है। ये सेवाएं व्यवसाय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि व्यवसाय में परिवहन स्थान संबंधित बाधा को क्या करता है? दूर करता है। व्यावसायिक लेन देन के लिए माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है, जिस समस्या को कौन दूर करता है? परिवहन दूर करता है। उसे हम कहते हैं परिवहन सेवाएं। नेक्स्ट आपका आता है भंडारण। भंडारण भी एक प्रकार की व्यावसायिक सेवा है जिसमें व्यावसायिक इकाइयों को संग्रहण संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं। माल के बनने से बिकने के बीच में कुछ समय लगता है। माल के बनने के बाद में अगर आप उसे बेचेंगे तो उसको बेचने में कुछ समय लगता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? उसका भंडारण, उसको स्टॉक करना पड़ता है। इसीलिए व्यावसायिक इकाइयों को भंडारण की आवश्यकता पड़ती है। उसे हम कहते हैं भंडारण सेवाएं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आपका बैंकिंग। बैंकिंग क्या होता है? बैंकिंग का अर्थ है कि बैंकिंग व्यावसायिक सेवाओं का एक प्रकार है जो बैंकों और बैंकिंग कंपनियों द्वारा जनता को प्रदान की जाती है। बैंकिंग कंपनी वह कंपनी है जो बैंकिंग का व्यापार करती है। ये ऋण देती है, जमा स्वीकार करती है, बैंक जमा के रूप में धन स्वीकार करती है और ऋण देती है जिसे मांगने पर लौटाना होता है। अब हम देखते हैं भारतीय अधिनियम 1949 के अनुसार बैंकिंग का अर्थ है ऋण देना अथवा विनियोग के लिए जनता से जमा स्वीकार करना। भारतीय बैंक अधिनियम के अनुसार जो आपको 1949 के अनुसार बैंकिंग का जो सिंपल सा अर्थ है वो सिर्फ इतना है कि ऋण देना अथवा विनियोग के लिए जनता से जमा स्वीकार करना। यह है आपका बैंकिंग का अर्थ। बैंक। अब बैंक क्या होता है आपका? बैंक से अभिप्राय ऐसी संस्था से है जो मुद्रा का लेन देन करती है तथा जमा के रूप में धन स्वीकार करती है और ऋण भी देती है। क्या करती है? मुद्रा का लेन देन करती है, आपकी जमा को स्वीकार करती है और आपको लोन भी देती है जिसे मांगने पर लौटाना भी होता है। बैंक चेक, क्रेडिट कार्ड, ड्राफ्ट जैसी सुविधाएं भी प्रदान करते हैं। उसे हम कहते हैं बैंक। अब हम देखते हैं आपके बैंकों के प्रकार। बैंक कितने प्रकार के होते हैं? फर्स्ट आपका आता है वाणिज्यिक बैंक।
वाणिज्य बैंक ऐसी संस्था है जो मुद्रा में लेन देन करती है और जमा के रूप में धन भी स्वीकार करती है और ऋण भी देती है। ये बैंक मुख्य रूप से व्यावसायिक इकाइयों को कई विशेष प्रकार की सुविधाएं प्रदान करती है, जैसे चेक सुविधा, जन का हस्तांतरण, बिलों का भुगतान, लॉकर सुविधा आदि। इसे हम कहते हैं वाणिज्यिक बैंक। नेक्स्ट आता है आपका सहकारी बैंक। सहकारी बैंक कौन सा होता है? सहकारी बैंक ऐसे बैंक हैं जो किसी विशेष रूप के लिए स्थापित किए जाते हैं। सहकारी बैंक राज्य सहकारी अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं तथा ये अपने सदस्यों को सस्ती दरों पर ऋण मुहैया कराते हैं, जैसे किसान सहकारी बैंक। यह ज़्यादातर किसके लिए होते हैं? आपके किसानों के लिए होते हैं और ये किसी विशेष जो आपका विशेष समूह होता है उनके लिए स्थापित किए जाते हैं। और किसके द्वारा किए जाते हैं? ये सहकारी जो बैंक होते हैं ये राज्य सहकारी अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं और ये सस्ती दरों पर भी आपको ऋण मुहैया कराते हैं। नेक्स्ट आपका आता है विशिष्ट बैंक। विशिष्ट बैंक कौन सा होता है? विशिष्ट बैंक ऐसे बैंक होते हैं जो किसी विशेष उद्देश्य, विशेष कार्य तथा विशेष ज़रूरतों की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं। क्या होता है? विशिष्ट बैंक वो होते हैं जो किसी स्पेशल उद्देश्य, स्पेशल जो आपका वर्क हो गया, स्पेशल आपकी नीड हो गई, उनके लिए बनाए जाते हैं। ये बैंक औद्योगिक इकाइयों, भारी परियोजनाओं एवं विदेशी व्यापार को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जैसे विशिष्ट विदेशी बैंक हो गया, विकास बैंक हो गया, औद्योगिक बैंक आदि। ये सब क्या है? आपके विशिष्ट बैंक होते हैं। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक क्या होता है? किसी भी देश का केंद्रीय बैंक उस देश के सभी बैंकों के कार्य नीतियों को देखता है। यह उस देश के मुद्रा तथा ऋण संबंधित सभी नीतियों को नियंत्रित करता है तथा निगरानी करता है। क्या करता है? केंद्रीय बैंक वो होता है जो कि किसी भी देश का केंद्रीय बैंक, उस देश का, हर देश में क्या है? अपना एक केंद्रीय बैंक होता है, ठीक है। तो वो जिस देश का बैंक होता है वो उस देश की सभी बैंकों के जो कार्य होती हैं, जो नीतियाँ होती हैं, उनको क्या करते हैं? देखता है और उस देश के मुद्रा तथा ऋण संबंधी जो नीतियाँ होती हैं उनको क्या करता है? कंट्रोल करता है। जिस देश का ये केंद्रीय बैंक होगा, हर देश में एक केंद्रीय बैंक होता है, तो हर देश का जो केंद्रीय बैंक होता है उसका कार्य ये होता है कि वो बैंकों के कार्यों को देखे, उनकी नीतियों को देखे, उन पर कंट्रोल करे, ऋण से संबंधित, मुद्रा से संबंधित जो भी नीतियाँ होती है, जो फिर रूल रेगुलेशंस होते हैं, उनको कंट्रोल करना, उनको देख रेख करना, ये सब किसका कार्य होता है? केंद्रीय बैंक का कार्य होता है। अब हम देखते हैं आपके वाणिज्यिक बैंकों के प्रकार। वाणिज्यिक बैंकों के प्रकार में सबसे पहला क्या आता है आपका? सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक वे बैंक होते हैं जिनमें सरकार का बड़ा हिस्सा होता है। ये सामाजिक उद्देश्यों पर जोर देते हैं तथा लाभ कमाना इनका उद्देश्य नहीं होता है। वो कौन से बैंक होते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंक होते हैं जिनका लाभ कमाने का उद्देश्य नहीं होता है और ये वो बैंक होते हैं जिन्हें सरकार का एक बड़ा हिस्सा भी माना जाता है और ये सामाजिक उद्देश्यों पर क्या करते हैं? जोर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंक। निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंक कौन से होते हैं? निजी क्षेत्र के बैंक वे बैंक होते हैं जिनका स्वामित्व, नियंत्रण, प्रबंधन निजी लोगों के हाथों में होता है। सार्वजनिक वो होता है जो गवर्नमेंट का होता है, ठीक है, और निजी जो होता है जो निजी लोगों के हाथों में आता है, ठीक है। इनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। इनका उद्देश्य क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना होता है। और जो आपके सामाजिक हैं और जो आपके सार्वजनिक हैं उनका उद्देश्य होता है प्रॉफिट अर्न करना नहीं बल्कि उद्देश्यों पर जोर देना, ठीक है। दोनों के अपने अपने अलग अलग उद्देश्य होते हैं। अब हम देखते हैं आपके वाणिज्यिक बैंकों के कार्य। इसके कुछ कार्य होते हैं। फर्स्ट है वाणिज्यिक बैंकों का मुख्य कार्य जमा स्वीकार करना होता है। नेक्स्ट, वाणिज्यिक बैंकों का कार्य जमा के माध्यम से प्राप्त धन का प्रयोग कर जरूरतमंदों को ऋण देना भी होता है। थर्ड, बैंक अपने ग्राहकों को चेक, ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जैसी कई प्रकार की सुविधाएं भी उपलब्ध कराती है। फोर्थ क्या है? वाणिज्यिक बैंक का एक महत्वपूर्ण तथा विशेष कार्य अपने ग्राहकों को धन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करना है। धन का हस्तांतरण बैंक ड्राफ्ट, भुगतान आदेश, डाक द्वारा किया जाता है। ये आपका फोर्थ कार्य। फिफ्थ क्या है? वाणिज्यिक बैंक इनके अलावा कई प्रकार की सहयोगी सेवाएं जैसे बिलों का भुगतान, लॉकर की सुविधा आदि सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है। अब हम देखते हैं आपका ई बैंकिंग का अर्थ। ई बैंकिंग का मतलब क्या होता है? इंटरनेट बैंकिंग का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कंप्यूटर के द्वारा इंटरनेट पर बैंकों के वेबसाइट से जुड़कर अपने बैंक से जुड़े कार्य कर सकता है। इंटरनेट बैंकिंग का अर्थ क्या होता है? इंटरनेट बैंकिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति कंप्यूटर के द्वारा इंटरनेट पर, कंप्यूटर या टेलीफोन हो गया, उस पर आप इंटरनेट के थ्रू क्या कर सकते हैं? बैंकों की जो वेबसाइट होती है उससे जुड़कर अपने बैंक के से जो कार्य आपके बैंक से जुड़े जो कार्य होते हैं उनको कर सकते हैं तथा लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट पर बैंकों की सेवाएं प्रदान करने को ही ई बैंकिंग कहा जाता है। ई बैंकिंग का सिंपल सा मतलब क्या है कि इंटरनेट के थ्रू जो बैंक अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं उन्हें हम कहते हैं ई बैंकिंग, ठीक है।
नेक्स्ट अब देखते हैं ई बैंकिंग से ग्राहकों को लाभ। ई बैंकिंग से ग्राहकों को क्या क्या लाभ होते हैं। फर्स्ट, ई बैंकिंग की सेवाएं 24 आवर्स होती हैं आपकी और 365 दिन अपनी सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। नेक्स्ट, ग्राहक ई बैंकिंग का लाभ कहीं भी ले सकते हैं जिसमें श्रम तथा समय की बचत होती है। थर्ड, इससे प्रत्येक लेन देन रजिस्टर हो जाता है, इससे वित्तीय अनुशासन आता रहता है। नेक्स्ट, ई बैंकिंग ग्राहकों की जोखिम को कम करता है क्योंकि धन जमा करने के लिए बैंकों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिफ्थ, ई बैंकिंग अपने ग्राहकों को क्रेडिट तथा डेबिट कार्ड की सुविधा प्रदान करती है। सिक्स, ई बैंकिंग से कागजी कार्यवाही भी क्या होती है, कम होती है। अब हम देखते हैं ई बैंकिंग से बैंकों को क्या लाभ है। वो तो आपके कस्टमर्स को लाभ थे, अभी आते हैं आपके बैंकों के क्या लाभ हैं। ई बैंकिंग बैंकों के कार्यभार को कम करता है। ई बैंकिंग समय तथा श्रम की बचत करता है। ई बैंकिंग के कारण बैंकों का कार्यभार कम होता है जिससे बैंकों में भीड़ भी कम होती है। नेक्स्ट, इसमें बैंकों की प्रतियोगी शक्ति बढ़ती है। और लास्ट, ई बैंकिंग से कागजी कार्यवाही भी कम होती है। अब हम देखते हैं ई बैंकिंग की हानियाँ तथा सीमाएं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, ई बैंकिंग के कारण हमारी जानकारियाँ गोपनीय नहीं रहती तथा कोई भी हमारी जानकारियों का दुरुपयोग कर सकता है। ई बैंकिंग जैसे अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा स्कैम्स हो रहे हैं, वो किस वजह से हो रहे हैं, आपके इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू हो रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, ई बैंकिंग की एक महत्वपूर्ण सीमा यह है कि इसका प्रयोग करने के लिए कंप्यूटर की जानकारी जैसे तकनीकी ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। जो अनएजुकेटेड लोग हैं वो ई बैंकिंग की सुविधाएं नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, ई बैंकिंग के प्रयोग के लिए कंप्यूटर तथा इंटरनेट का उपलब्ध होना भी ज़रूरी होता है। अगर आपके पास में नेट ही नहीं है, इंटरनेट ही नहीं है, तो आप ई बैंकिंग की सुविधाएं नहीं ले सकते हैं। अब हम देखते हैं बीमा। आपका बीमा क्या होता है। बीमा का अर्थ, मनुष्य का जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बीमा इन्हीं अनिश्चितताओं से होने वाले जोखिम को क्या करता है, जोखिम और हानि को कम करता है। बीमा एक ऐसा समझौता है जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष को एक निश्चित प्रतिफल के बदले एक निर्धारित राशि देता है ताकि दुर्घटना से हुई बीमाकृत वस्तु की हानि की भरपाई की जा सके। यह समझौता लिखित में किया जाता है जिसे पॉलिसी कहते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉलिसी कहते हैं। इसका अर्थ है बीमा। यह भी आपको ऊपर भी समझाया था। अब हम देखते हैं बीमाकार। बीमाकार क्या होता है, वह व्यक्ति जो आपका बीमा करता है। फिर बीमाकृत क्या होता है, वह व्यक्ति जो बीमा कराता है। और बीमाकृत वस्तु क्या होती है, वह वस्तु जिसका बीमा हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं बीमा का आधारभूत सिद्धांत। बीमा का आधारभूत सिद्धांत क्या कहता है, बीमा का आधारभूत सिद्धांत अनिश्चित घटना से होने वाली क्षतिपूर्ति को कम करना तथा घटना से होने वाली हानि को कम करना। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत ही बीमा का आधारभूत सिद्धांत है। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत ही बीमा का आधारभूत सिद्धांत है। ये इसलिए कहा गया है क्योंकि आपकी जो अनिश्चित घटना होती है, उससे जो क्षतिपूर्ति होती है, उससे जो हानि होती है, उन सभी चीज़ों को क्या करता है, ये कम करता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं आपका बीमा एक सामाजिक व्यवस्था है। बीमा एक क्या है, सामाजिक व्यवस्था है क्योंकि दुर्घटना से होने वाली हानि की भरपाई सभी सदस्य मिलकर करते हैं। बीमा कई सारे व्यक्ति कराते हैं। उनके प्रीमियम से जो कोष तैयार होता है उसका प्रयोग किसी भी बीमाकृत हानि की भरपाई के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर अगली बार किसी और बीमाकृत की हानि की भरपाई के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार सभी सदस्य एक व्यक्ति की हानि का वहन सभी मिलकर करते हैं। कहने का क्या मतलब है, सपोज आपने बीमा कराया, बीमा कराने के बाद में जब आपने बीमा कराया तो आप वहाँ पर एक जो आप बीमा कराते हैं, बीमा कराने के बाद में आप वहाँ पे कुछ इनकम सोर्स आपका जमा करते हैं। ठीक है, कोर्स जमा करते हैं। तो वो कोर्स क्या है, उनके पास में प्रीमियम के रूप में तैयार होता रहता है, ऐड होता रहता है, जमा होता रहता है। उसका उपयोग क्या करते हैं, वो आपकी जगह पर वहाँ पे और भी लोग भी बीमा करते हैं। तो उनको अगर कभी हानि हो गई तो वो आपके थ्रू जो कोष इकट्ठा करते हैं वो उस व्यक्ति को दे देंगे। तो वो बैंक इसी तरीके से बीमा पॉलिसी करता है और आपके पैसे लेकर दूसरे को देता है। ठीक है, तो उससे वो प्रॉफिट भी अर्न करता है और प्रॉफिट अर्न करने के साथ साथ वो आपकी जो पॉलिसी है वो भी करता है और आपको आने वाले जो जोखिम होते हैं उनसे भी बचाता है। अब हम देखते हैं बीमा के कार्य। बीमा के कार्यों में क्या है, फर्स्ट, बीमा बीमाकृत को निश्चितता प्रदान करता है। किसी घटना से होने वाली हानि को बीमा सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट, बीमा घटना से होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति करता है। बीमा किसी घटना को रोक नहीं सकता लेकिन इससे होने वाली जो हानि होती है उसे पूर्ति कर सकता है। नेक्स्ट, आपका बीमा जोखिम को बांटता है। थर्ड पॉइंट, बीमा जोखिम को बांटता है। यदि जोखिम वाली घटना होती है तो इससे होने वाली हानि को वे सभी व्यक्ति मिलकर वहन करते हैं जिन्हें इन जोखिमों को सामना करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है बीमा प्रीमियम के रूप में एकत्रित धन को कई प्रकार की योजनाओं में विनियोग कर
पूंजी निर्माण में भी सहायता करता है। क्या करता है, उसके पास जो एकत्रित धन होता है वो कई प्रकार की जो योजनाएं होती हैं उनमें विनियोग करता है और उससे पूंजी का निर्माण भी करता है। अब हम देखते हैं बीमा के सिद्धांत। बीमा के सिद्धांत में क्या है, बीमा के सिद्धांत कार्यवाही तथा आचरण के ऐसे नियम हैं जो बीमा व्यवसाय से संबंधित सभी व्यक्तियों द्वारा मान्य होता है और उसे बीमा व्यवसाय में अपनाया जाता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं बीमा के सिद्धांत। अब हम देखते हैं बीमा के सिद्धांत निम्न है। जैसे कौन कौन से सिद्धांत पाए जाते हैं। पहला आता है पूर्ण सदृशवास का सिद्धांत। क्षतिपूर्ति के सिद्धांत के अनुसार बीमा करने वाले को बीमा करवाने वाले व्यक्ति से समझौते से संबंधित कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। कहने का क्या मतलब है, जब अगर आप कोई भी क्षतिपूर्ति से संबंधित बीमा करा रहे हैं तो बीमा करने वाले व्यक्ति से आपको, जो व्यक्ति बीमा करा रहा है, उन्हें कुछ नहीं छुपाना चाहिए। दोनों के बीच में जो ट्रांसपेरेंसी होती है वो बिल्कुल ही क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, उन्हें एक दूसरे के प्रति विश्वास होना चाहिए। बीमाकार को बीमे से संबंधित सभी शर्तें स्पष्ट कर देना चाहिए तथा बीमाकृत को सभी जानकारियां सही देना चाहिए। जो आपका बीमा कर रहा है उसे आपकी पॉलिसी करा रहा है या बीमा करा रहा है उसे उस पॉलिसी के बारे में आपको सब कुछ बता देना चाहिए। उसके रूल रेगुलेशन, आपको कितना रिटर्न मिलेगा, आपको कब पूरा करना है, क्या प्रीमियम जाएगा, ये सारी जानकारी उसे देनी चाहिए। और जो बीमा करा रहा है उसे भी अपने जोखिम से संबंधित जितनी भी जो भी दिक्कतें हो सकती हैं या फिर जिस लिए वो बीमा करा रहा है उन सभी से रिलेटेड सारी जानकारियाँ उसे दे देनी चाहिए। अब हम देखते हैं बीमा योग्य हित का सिद्धांत। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत क्या होता है। क्षतिपूर्ति के सिद्धांत के अनुसार बीमाकार हानि होने पर बीमाकृत को उसी स्थिति में वापस लाने का वचन देता है। बीमाकार क्या बोलता है, बीमाकार ये बोलता है कि अगर हानि होती है तो वो आपको क्या करेगा, आपको उसी स्थिति पे वापस लेकर आएगा जहाँ पर आपको दुर्घटना हुई है, जिस स्थिति से वह घटना होने के पहले था। मतलब जिस समय पर वो जब घटना नहीं हुई थी वो जिस स्थिति में था उस स्थिति में उसको लाने के लिए क्या करता है, वचन देता है। दूसरे शब्दों में बीमाकार घटना से हुई हानि की क्षतिपूर्ति का दायित्व लेता है। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत जीवन बीमा पर लागू नहीं होता क्योंकि जीवन के हानि की क्षतिपूर्ति करना संभव नहीं है। अगर किसी का जीवन ही चला जाएगा तो उसकी क्षतिपूर्ति हम नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं निकटतम कारण का सिद्धांत। निकटतम कारण के सिद्धांत के अनुसार बीमा कंपनी के केवल उन्हीं हानियों की पूर्ति करती है जो कारण पॉलिसी में लिखे होते हैं। आपको जो पॉलिसी में लिख कर दिया होगा सिर्फ वो उन्हीं का क्या करेगा, पूर्ति करेगा। जब हानि 2 या 2 से अधिक कारणों से हुई होती है, हानि की पूर्ति तभी होगी जब वह निकटतम कारण से हुई होगी। हानि की पूर्ति कब होगी, जब वो पॉलिसी में जो लिखा हुआ है उसके निकटतम कारण की वजह से हुई होगी, तब वो आपको हानि की पूर्ति करते हैं। अब नेक्स्ट है आपका अधिकार समर्पण का सिद्धांत। अधिकार समर्पण के सिद्धांत के अनुसार जिस वस्तु का बीमा बीमाकृत ने कराया है, जिस वस्तु का बीमा बीमाकृत ने कराया है, उसकी हानि होने पर या उसे क्षति पहुंचने पर उसकी हानि की क्षतिपूर्ति हो जाती है तो उस वस्तु पर बीमा कंपनी का अधिकार होगा। कहने का क्या मतलब है, जैसे अगर आपने अपने घर का बीमा कराया या किसी कार का बीमा कराया है तो जब उसका नुकसान होता है तो नुकसान होने के बाद में वो जितना भी बचता है या नहीं बचता है या जो भी है तो उस वस्तु पर क्या है, कंपनी का अधिकार हो जाएगा और वो उसके बदले में आपको क्या करेगा, जो आपकी पूर्ति है वो कर देगा ताकि बीमाकार इसे बेचकर लाभ कमा सके। ताकि क्या है, उसने जो आपको पूर्ति की है वो तो कर दी लेकिन आपकी उस वस्तु को क्या है वो या तो रिपेयर करा कर बेचेगा या फिर उसके पार्ट्स को बेच सकता है, तो उससे क्या है थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका योगदान का सिद्धांत। योगदान का सिद्धांत क्या होता है। योगदान के सिद्धांत के अनुसार यदि कोई व्यक्ति एक ही वस्तु का बीमा एक से अधिक बीमा कंपनियों से कराता है तो इसका अर्थ नहीं है कि सभी कंपनियां हानि की अलग अलग क्षतिपूर्ति करेंगे। भुगतान सभी के द्वारा किया जाएगा परंतु एक निश्चित अनुपात में। कहने का क्या मतलब है, सपोज आपके पास में एक प्रोडक्ट है, एक वस्तु है, ठीक है, आपका घर मकान या कुछ घर हो गया, आपकी कार हो गई, कुछ भी हो गया, तो उसका क्या किया आपने, बीमा कराया। तो उसकी बीमा आपने एक से ज़्यादा कंपनियों से करा लिया तो सभी कंपनियां क्या करेंगी, उसका भुगतान तो करेंगी लेकिन वो क्या करेंगी, उसकी पूरी राशि आपको नहीं देंगी, एक निश्चित अनुपात में वो आपका भुगतान करेंगी। परंतु जीवन बीमा में एक से अधिक बीमा कंपनियों से बीमा कराते हैं तो सभी कंपनियां अलग अलग भुगतान करती हैं। अगर आप क्षतिपूर्ति का बीमा कराते हैं तो सभी कंपनियां क्या करेंगी, आपको निश्चित अनुपात देंगी। लेकिन अगर आप जीवन बीमा कराते हैं वो भी एक से अधिक कंपनियों से, तो क्या है, सभी कंपनियां आपको अलग अलग भुगतान करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हानि को कम करने का सिद्धांत। हानि को कम करने का सिद्धांत क्या है। हानि को कम करने के सिद्धांत के अनुसार बीमा करने वाले का फर्ज है कि वह बीमा कराई गई वस्तु की हानि को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। उसे हम कहते हैं हानि को कम करने का सिद्धांत। अब हम देखते हैं बीमा के प्रकार। बीमा कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका जीवन बीमा और सेकंड होता है आपका साधारण बीमा।
साधारण बीमा में कौन कौन से बीमा आते हैं आपके? समुद्रिक बीमा हो गए, अग्नि बीमा हो गए और अन्य बीमा, ये सब क्या है आपके? साधारण बीमा। अब फर्स्ट देखते हैं आपका जीवन बीमा। जीवन बीमा से अभिप्राय ऐसे बीमे से है जिसके अंतर्गत बीमा कंपनी एक निर्धारित प्रीमियम प्राप्त करने के फलस्वरूप बीमाकृत को निश्चित अवधि के पूरे होने या मृत्यु होने पर ही निश्चित धनराशि का वचन देती है। जीवन बीमा क्या होता है? जीवन बीमा का मतलब ये होता है कि जिसके अंतर्गत बीमा कंपनी एक निर्धारित प्रीमियम, आपको एक निश्चित प्रीमियम दे देती है, जिसका फलस्वरूप बीमाकृत को निधि जिसमें आप क्या करते हैं, बीमा का जो प्रीमियम होता है वो रेगुलर भरते रहते हैं, और उसकी जब अवधि पूरी हो जाती है तब वो आपको धनराशि वापस करेगा, या फिर जब आपकी मृत्यु हो जाती है तब वो आपको उसकी धनराशि वापस करने का वचन देता है, उसे हम कहते हैं जीवन बीमा। अब जीवन बीमा के आधारभूत सिद्धांत, इसके भी कुछ सिद्धांत हैं, जिसमें आपका फर्स्ट क्या है? पूर्ण सद्विश्वास का सिद्धांत, और सेकंड क्या है? बीमा योग्य हित का सिद्धांत। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पॉलिसी। आपकी पॉलिसी क्या होती है? पॉलिसी एक लिखित समझौता है जिसमें बीमा से संबंधित सभी शर्तें लिखी होती हैं, जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष को निश्चित प्रतिफल के बदले एक निर्धारित राशि देता है तथा बीमाकार दुर्घटना से हुई बीमाकृत वस्तु की हानि की भरपाई करने का क्या करता है? वचन देता है, उसे हम कहते हैं पॉलिसी। अब हम देखते हैं जीवन बीमा पॉलिसी के प्रकार, जिसमें आपका आता है फर्स्ट आजीवन बीमा पॉलिसी। आजीवन बीमा पॉलिसी क्या होती है? आजीवन बीमा पॉलिसी में बीमा राशि बीमाकृत को बीमा किए गए व्यक्ति की मृत्यु के बाद ही मिलेगी। आजीवन पॉलिसी का मतलब क्या है? जिसने बीमा किया है उस व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाएगी तभी उसको उसकी पॉलिसी का उसकी जो धनराशि है वो मिलेगी। बीमा राशि मरने वाले के उत्तराधिकारियों को मिलता है। बीमा राशि क्या है? जो व्यक्ति मरा है उसके जो उत्तराधिकारी होते हैं उनको मिलता है, उसे हम कहते हैं आजीवन बीमा पॉलिसी। नेक्स्ट आपका आता है बंदोबस्ती जीवन बीमा पॉलिसी। बंदोबस्ती जीवन बीमा पॉलिसी क्या होती है? बंदोबस्ती जीवन बीमा पॉलिसी से अभिप्राय ऐसे जीवन बीमा पॉलिसी से है जिसमें निश्चित समय अवधि के लिए बीमा कराया जाता है, जिसमें क्या एक फिक्स्ड समय अवधि के लिए बीमा आपको जो जीवन बीमा होता है वो कराया जाता है। निश्चित समय से पूर्व ही यदि बीमाकृत की व्यक्ति हो जाती है, ये जो आपका बीमाकृत व्यक्ति होता है उसकी जो मृत्यु है वो हो जाती है, तो मनोनीत व्यक्ति को बीमा राशि मिलेगी। उसका जो मनोनीत व्यक्ति होता है उसको बीमा राशि मिलेगी, परंतु यदि निर्धारित समय अवधि के बाद भी वह जिंदा है तो उसे धन मिलेगा। अगर वो व्यक्ति ही जिंदा है तो उसको धन मिलेगा, और अगर वो जिंदा नहीं है तो उसका जो मनोनीत व्यक्ति होता है उसको धनराशि मिलेगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आपका संयुक्त बीमा पॉलिसी। संयुक्त बीमा पॉलिसी क्या होती है? संयुक्त बीमा पॉलिसी दो या दो से अधिक लोगों द्वारा ली जाती है, जिसे हम कहते हैं संयुक्त बीमा पॉलिसी। प्रीमियम को दोनों मिलकर भरते हैं। यह आमतौर पर कौन करता है? पति पत्नी साझेदार द्वारा ली जाती है। यदि किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो दूसरा प्रीमियम भरेगा और उसे ही बीमा राशि की धनराशि मिलेगी, उसे हम कहते हैं संयुक्त बीमा पॉलिसी। नेक्स्ट है आपका वार्षिक वृत्ति पॉलिसी। वार्षिक वृत्ति पॉलिसी क्या होती है? वार्षिक वृत्ति पॉलिसी के अंतर्गत प्रीमियम एक निर्धारित आयु के बाद मासिक, त्रैमासिक तथा वार्षिक किस्तों में भरी जाती है, उसे हम कहते हैं वार्षिक वृत्ति पॉलिसी। नेक्स्ट है बच्चों की बंदोबस्ती बीमा पॉलिसी। इसमें क्या है? बच्चों की बंदोबस्ती बीमा पॉलिसी आमतौर पर अपने बच्चों की पढ़ाई, शादी आदि के लिए की जाती है। इस पॉलिसी के अनुसार बीमाकृत बच्चे को ही एक निश्चित आयु के बाद में क्या है? बीमा की जो राशि है वो दी जाती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आपका अग्नि बीमा। अग्नि बीमा क्या होता है? अग्नि बीमा एक ऐसा समझौता है जिसमें बीमाकार निर्धारित प्रीमियम के बदले पॉलिसी में लिखित अवधि के दौरान आग से होने वाली जो हानि होती है उसकी क्षतिपूर्ति का दायित्व लेता है। अग्नि बीमा सामान्यतः 1 वर्ष के लिए कराया जाता है, जिसको हर साल रिन्यूअल करना होता है। आपका जो अग्नि बीमा होता है, जो फायर बीमा होता है, वो क्या है? 1 साल के लिए कराया जाता है, और इसमें क्या है? लिखित अवधि के दौरान आग लगने, अगर आपको 1 साल का टाइम दिया और उस 1 ईयर में अगर आग लगती है तो उसकी क्षतिपूर्ति का दायित्व लिया जाता है, और हर ईयर आपको क्या करना पड़ता है? उसको रिन्यूअल कराना पड़ता है। नेक्स्ट क्या है? अग्नि से होने वाली हानि का दावा करने के लिए आवश्यक शर्तें क्या होती है? हानि सही में हुई हो तभी वो आपको देंगे धनराशि जो होती है। नेक्स्ट, आग दुर्घटना से लगी हो या जानबूझकर ना लगाई गई हो। आग क्या है? आपकी दुर्घटना से लगी हो, ना कि वो जानबूझकर लगाई गई हो, तभी आपको धनराशि मिलेगी। नेक्स्ट, हानि आग से हुई हो या निकटतम कारण से जो पॉलिसी में वर्णित है। हानि जो है या तो आग से हुई हो या फिर पॉलिसी में जो कारण लिखे हुए हैं उसके कुछ पास के कारण से हुई हो तो वो आपको उसकी धनराशि देते हैं। नेक्स्ट क्या है? अग्नि बीमा के आधारभूत सिद्धांत। इसमें क्या है? पहला आता है आपका बीमा योग्य हित का सिद्धांत, नेक्स्ट क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, थर्ड निकटतम कारण का सिद्धांत, और फोर्थ पूर्ण सद्विश्वास का सिद्धांत।
अब हम देखते हैं समुद्रिक बीमा। आपका समुद्रिक बीमा क्या होता है? समुद्रिक बीमा एक ऐसा समझौता है जिसमें बीमाकार निर्धारित प्रीमियम के बदले पॉलिसी में लिखित अवधि के दौरान समुद्री जोखिमों से होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति का दायित्व लेता है। उसे हम क्या कहते हैं? समुद्री बीमा कहते हैं। समुद्री बीमा समुद्र मार्ग से यात्रा दौरान समुद्री जोखिमों से होने वाली हानि से सुरक्षा प्रदान करता है। समुद्री बीमा क्या होता है? अगर आप समुद्र मार्ग से यात्रा कर रहे हैं और उसी दौरान आपका जो समुद्र से जोखिम होता है उससे अगर आपको कोई हानि होती है तो उससे सुरक्षा प्रदान की जाती है, उसे हम कहते हैं समुद्रिक बीमा। अब कुछ सामान्य समुद्री जोखिम होते हैं। कुछ सामान्य समुद्री जोखिम कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट, जहाज का टकरा जाना। नेक्स्ट, दुश्मनों द्वारा जहाज पर हमला करना। नेक्स्ट, आग लग जाना। फोर्थ, समुद्री डाकुओं द्वारा बंधक बना देना। फिफ्थ, जहाज के कप्तान अथवा कर्मचारियों की गलती। ठीक है, अब हम देखते हैं समुद्रिक बीमा के प्रकार। इसके भी कुछ प्रकार होते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट आता है जहाज बीमा। जहाज बीमा में बीमाकार जहाज को होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति का दायित्व लेता है। जहाज से संबंधित जोखिम कई सारे होते हैं, जैसे जहाज का टकरा जाना। जहाज बीमा क्या होता है? जहाज बीमा में बीमाकार जहाज को होने वाली जो हानि होती है उसकी क्षतिपूर्ति का दायित्व कौन लेता है? बीमाकार लेता है, उसे हम कहते हैं जहाज बीमा। जहाज बीमा से संबंधित जोखिम कई सारे होते हैं, जैसे जहाज का टकरा जाना, टूट फूट होना या कुछ भी होना, तो वो जहाज बीमा कहलाता है। नेक्स्ट है आपका माल बीमा। माल बीमा में जो बीमाकार माल को होने वाली हानि होती है, जहाज में क्या है? जहाज को होने वाली हानि लेते हैं, और माल में क्या है? माल में जो हानि होती है वो होता है। माल बीमा में बीमाकार माल को होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति का दायित्व लेता है। माल से संबंधित जोखिम कई सारे होते हैं, जैसे माल का चोरी होना, सस्ते रास्ते में माल को खो जाना। ये सभी चीज़ों का जो अगर नुकसान होता है तो उसको कौन पूरा करता है? बीमाकार करता है, जो माल का बीमा कराता है। नेक्स्ट है आपका भाड़ा बीमा, मतलब आपका जो रेंट होता है उसका बीमा। रास्ते में अगर किसी माल को कुछ हो जाता है तो जहाज जिस कंपनी का है उसे भाड़ा नहीं मिलेगा। भाड़ा बीमा में बीमाकार भाड़े को होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति का दायित्व लेता है। इसमें क्या है? जो रेंट का बीमा कर रहा है वो इसकी क्षतिपूर्ति का दायित्व लेता है, तथा भाड़ा बीमा इस हानि की पूर्ति करेगा, तथा क्या है? जो भाड़ा बीमा होता है वही इसकी क्षतिपूर्ति करता है। नेक्स्ट है आपका समुद्रिक बीमा के आधारभूत सिद्धांत, जिसमें क्या है आपका? बीमा योग्य हित का सिद्धांत, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, निकटतम कारण का सिद्धांत, पूर्ण सिद्ध विश्वास का सिद्धांत। अब है आपका संप्रेषण सेवाएं, आपकी कम्युनिकेशन की सेवाएं, जिसमें क्या है? संप्रेषण सेवाएं वो सेवाएं होती हैं जो व्यावसायिक कंपनियों को दूसरे देशों, कंपनियों, लोगों तथा अन्य संपर्क से कांटेक्ट कराने में सहायता करती हैं। व्यवसाय में संप्रेषण सेवाएं सूचना संबंधित बाधा को क्या करती है? दूर करती हैं। संप्रेषण सेवाओं के प्रकार, आपकी संप्रेषण जो सेवाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? पहली है आपका डाक सेवाएं। डाक सेवा संचार का एक बहुत पुराना माध्यम है। भारत में भारतीय डाक सेवा पूरे भारत में डाक सेवाएं प्रदान करता है। इन सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए देश को 22 डाक समूहों में बांटा गया है, उसे हम कहते हैं डाक सेवाएं। नेक्स्ट है आपका टेलीकॉम सेवाएं। टेलीकॉम सेवाएं क्या होती हैं? टेलीकॉम सेवाएं वो सेवाएं होती हैं जो आपकी टेलीफोनिक सेवाएं होती हैं, उन्हें हम कहते हैं टेलीकॉम सेवाएं। अब हम देखते हैं भंडारण। भंडारण क्या होता है? भंडारण एक प्रकार की व्यावसायिक सेवा है जिसमें व्यावसायिक इकाइयों को संग्रहण संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं। क्या करना? स्टॉक करना, मतलब उसे हम भंडारण कहते हैं। माल के बनने से लेकर बिकने के बीच में कुछ समय होता है, इसलिए व्यवस्थित इकाइयों को भंडारण की आवश्यकता होती है, उसे हम कहते हैं भंडारण। आपका नेक्स्ट क्या है? भंडार गृह। भंडार गृह क्या होता है? भंडार गृह ऐसे गोदाम होते हैं जहाँ पर संग्रहण सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ये काम कम कीमत पर माल के भंडारण तथा वितरण की सेवाएं प्रदान करते हैं। भंडार गृह क्या होते हैं? एक गोदाम होते हैं। ठीक है, गोदाम जहाँ पर आप क्या करते हैं? अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ रख सकते हैं, स्टॉक कर सकते हैं, तो उसे बोलते हैं संग्रहण सेवाएं प्रदान करना। ये क्या करता है? संग्रहण की, स्टॉक की सेवाएं आपको सर्विसेज जो होता है वो देता है, और ये क्या करता है? आपको कम कीमतों पर माल के भंडारण का, वितरण का सेवाएं प्रदान करता है, उसे हम कहते हैं भंडार गृह। अब आपके भंडार गृह के प्रकार। भंडार गृह के प्रकार क्या है? फर्स्ट है आपका निजी गोदाम, जो आपका खुद का होता है। निजी गोदाम ऐसे गोदाम होते हैं जिसे कोई व्यवसायी या उद्यमी अपने माल के भंडारण के लिए चलाता है। ये गोदाम उनके अपने हो सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं पर्सनल, मतलब निजी गोदाम, आपके खुद के गोदाम। नेक्स्ट है आपका सार्वजनिक गोदाम। सार्वजनिक गोदाम कौन से होते हैं? सार्वजनिक गोदाम ऐसे गोदाम होते हैं जिसे कोई भी व्यक्ति, व्यवसायी या उद्यमी फीस देकर अपने माल को रखने के लिए प्रयोग करता है, उसे हम कहते हैं सार्वजनिक गोदाम। नेक्स्ट है आपका बंधक माल गोदाम। बंधक माल गोदाम ऐसे गोदाम होते हैं जो किसके द्वारा, मतलब आपके बंधक के, मतलब जैसे कि आपके रिलेटिव्स के खुद के गोदाम्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं बंधक माल गोदाम।
नेक्स्ट है आपका सरकारी गोदाम। सरकारी गोदाम कौन से होते हैं? सरकारी गोदाम वो गोदाम होते हैं जिसे सरकार चलाती है और नियंत्रित करती है, उसे हम कहते हैं सरकारी गोदाम। नेक्स्ट है आपका सहकारी गोदाम। सहकारी गोदाम ऐसे गोदाम हैं जिसे कुछ सहकारी संगठन अपने सदस्यों की सहायता के लिए स्थापित करते हैं। अब हम देखते हैं आपके निजी गोदामों के लाभ। निजी गोदामों के लाभ क्या होते हैं? निजी गोदामों पर मालिक का प्रभावशाली नियंत्रण होता है, वह अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। निजी गोदामों में लचीलापन पाया जाता है, इनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। नेक्स्ट, निजी गोदामों के कारण ग्राहकों से बेहतर संबंध हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका सार्वजनिक गोदामों के लाभ। ये भंडारगृह रेल सड़क से माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। नेक्स्ट, इन पर माल की सुरक्षा का भार होता है। नेक्स्ट, ये जगह जगह स्थित होते हैं और इनका खर्च क्या है? निश्चित होता है। नेक्स्ट, ये पैकेजिंग और लेबल की सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट देखते हैं आपका भंडारगृहों के कार्य। इसके कार्य क्या है? विभिन्न प्रकार के माल को इकट्ठा करना तथा उनका संग्रहण करना। नेक्स्ट, संग्रहित माल को छोटे छोटे भागों में बांटकर उन्हें ग्राहकों तक पहुंचाना। नेक्स्ट, कुछ वस्तुएं विशेष मौसम में ही उपलब्ध होती हैं, इसलिए गोदामों में उस माल के स्टॉक को संग्रहित करना और करना भी गोदाम का एक काम होता है। नेक्स्ट, ये पैकेजिंग और लेबल की जैसी जो सुविधाएं होती हैं वो भी क्या करता है? उपलब्ध कराने का कार्य करता है। वो भी क्या करता है? उपलब्ध कराने का कार्य करता है। इसी के साथ में ये आपका चैप्टर समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये चैप्टर समझ में आया होगा। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।